और आपका स्वागत है मेरे चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज दोस्तों हम बात करेंगे मोलैरिटी की, नॉर्मेलिटी की और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करी है अपनी वीडियो में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? तो अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज़ कॉल्ड मोलैरिटी। मतलब एक सोल्यूशन में कितना मैंने सल्यूट डाला है या एक सॉल्वेंट में मेरा कितना सल्यूट प्रेजेंट है, वो मेरा मोलैरिटी बताता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में नहीं है तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई 1000 करके, तो मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अब मोल्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इज़ योर मोल्स। ये आपको नंबर ऑफ मोल्स देगा। तो ये होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी थोड़ा आसान होता है, बट नॉर्मेलिटी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपको नॉर्मेलिटी पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से याद रहे आपको और आप समझ पाएँ। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? हमारे पास जैसे हमारे को क्वेश्चन में कुछ उन्होंने वेट दिया होगा कि मैंने इतना ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को डाला है पानी में, तो फिर वो उन्होंने जो गिवन वेट है उसको मैं डिवाइड कर दूंगी इक्विवेलेंट वेट से, वो मुझे क्या दे देगा? ग्राम इक्विवेलेंट। उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। अब आपको लग रहा होगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, अब ये भी एक नई चीज़ आ गई। तो मोलर मास को जब मैं उसके जेड फैक्टर से डिवाइड करूँगी तो वो मुझे देता है इक्विवेलेंट वेट। सो आप देखिए, मोलर मास को जब जेड फैक्टर से डिवाइड किया, इसको हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, तो मुझे इक्विवेलेंट वेट मिला। जब उसके बाद मैंने इस गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया तो ग्राम इक्विवेलेंट मिले, तब जाके मैंने जो उसको डिवाइड किया करके सोल्यूशन से मेरे को नॉर्मेलिटी मिलती है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, बट नॉर्मेलिटी कभी कभी बहुत ज़रूरत हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार नॉर्मेलिटी से हमारी कैलकुलेशंस भी बहुत ईजी हो जाती हैं। जेड फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, या वैलेंसी फैक्टर। इसमें क्या होता है? जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है या टोटल नेगेटिव चार्ज इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इन इट्स डिसोसिएटेड फॉर्म, ये बेसिकली क्या दर्शाता है कि कितना पॉजिटिव और या कितना नेगेटिव चार्ज है किसी एक मोल ऑफ कंपाउंड में जो डिसोसिएट हो चुका है। जैसे NaCl की मैं बात करूँ, ठीक है, तो NaCl डिसोसिएट होके Na प्लस Cl माइनस देता है। तो कितना टोटल चार्ज है, चाहे वो टोटल पॉजिटिव हो या टोटल नेगेटिव हो, इस एक मोल ऑफ NaCl पे कितना टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है या टोटल कितना चार्ज है, वो मुझे बताता है जेड फैक्टर। ठीक है, जेड फैक्टर किसी सॉल्ट के लिए मतलब कॉमन होता है। जैसे Na के लिए यहाँ पे +1 हो गया, Cl के लिए यहाँ पे -1 हो गया जेड फैक्टर। ठीक है, +1 हमेशा जेड फैक्टर जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमेशा मॉड में लेते हैं हमेशा। तो जेड फैक्टर जो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ Z इज़ इक्वल्स टू Z प्लस इंटू N प्लस। N प्लस बताता है कितना हमारे नंबर ऑफ़ आयन्स हैं। जैसे यहाँ पर NaCl में Na प्लस का एक ही आयन है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और Z प्लस चार्ज कितना है? +1। सो +1 इंटू 1 इसका मोड। ठीक है, ये मुझे क्या दे देगा? जेड फैक्टर। ठीक है, चाहे वो मैं कटायन से भी निकाल सकती हूँ, अनायन से भी निकाल सकती हूँ, हमेशा जेड फैक्टर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि कटायन से मुझे अलग जेड फैक्टर मिल रहा है या अनायन से अलग मिल रहा है, हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे मैं Na2SO4 का देखती हूँ जेड फैक्टर, तो इसको मैंने पहले डिसोसिएट करके लिखा। इससे मुझे क्या मिलेगा? 2 Na प्लस और एक SO4 2 माइनस मिलेगा। फिर उसके बाद जब मैंने जेड फैक्टर निकाला तो मैं पहले कटायन से निकालती हूँ। तो कटायन के लिए क्या करेंगे? Z प्लस जो उसका चार्ज है, कितना चार्ज है? +1 का चार्ज है, तो +1 लिखा, और कितने Na प्लस हैं? 2। तो मल्टीप्लाई करके जब मैंने देखा यहाँ पे तो मुझे 2 मिल गया। ठीक है, तो 2 मेरा जेड फैक्टर है। और अगर मैं अनायन से भी देखूंगी तो भी मेरे पास 2 ही आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉड में होता है। अब Al2SO4 होल थ्राइस, इसका आप जेड फैक्टर निकाल के देखना है, इसका जेड फैक्टर 6 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो ये एक बात तुम्हें याद रखनी चाहिए कि जो यूनिवैलेंट आयंस होते हैं, यूनिवैलेंट मतलब एक ही प्रकार होगा। जैसे NaCl हो गया, N
ACl, ठीक है, NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, BaSO4 हो गया। ये यूनिवैलेंट आयंस है, ठीक है। इनका जो मतलब चार्ज होगा वही इनका Z फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो Z प्लस की वैल्यू भी 1 होगी, +1, और यहाँ पर Na भी एक ही है तो 1 × 1 क्या देगा, 1, और इसका जब हम Z फैक्टर निकालेंगे वो भी 1 ही आएगा। +1 इसका चार्ज है, चार्ज +1, और Z फैक्टर जब हम Z प्लस और N+ से निकालेंगे वो भी 1 आया। तो मतलब Z फैक्टर और चार्ज ये सेम है। तो आपको कभी भी यूनिवैलेंट आयन दिखता है जिसमें एक ही प्रकार की चीज़ है, मतलब यहाँ पर भी आप BaSO4 को देखो, Ba भी एक है, SO4 भी एक है। तो आप ये मत देखना कि SO4 कुछ अलग है, SO4 एक ही एंटिटी है, ठीक है, और ये भी एक है, ये भी एक है, तो दोनों एक हैं। तो इसका चार्ज क्या होता है, Ba पे +2 का चार्ज होता है, SO4 पे भी 2- का चार्ज होता है, तो इसका चार्ज क्या हो गया, 2, और Z फैक्टर भी 2 आता है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि यूनिवैलेंट आयंस के लिए Z फैक्टर और चार्ज एक ही होता है। और ये एक फॉर्मूला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा। नॉर्मैलिटी को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नॉर्मैलिटी को अगर मेरे को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है या मोलैरिटी को नॉर्मैलिटी में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लेना। नॉर्मैलिटी = मोलैरिटी × Z फैक्टर। बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा EQ से। तो ये बताता है कंडक्टेंस उस सोल्यूशन के जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है सल्यूट का, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैंने सल्यूट का डिज़ोल्व किया है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा, विच इज़ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, और ये इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। CEQ इज़ इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, मतलब नॉर्मैलिटी होगी यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, इट विल बी नॉर्मैलिटी जो ग्राम इक्विवेलेंट्स में होगी आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को अगर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कन्वर्ट करना है तो ये एक आसान सा फॉर्मूला है कि लैम्डा को लैम्डा m = लैम्डा EQ × Z फैक्टर, ठीक है। बस ऊपर का अगर आप दो ये एक फॉर्मूला याद रख लो तो आप इसको थोड़ा मतलब मैनिपुलेट कर सकते हो, तो आराम से। मतलब यहाँ पर आप देखिए LHS में नॉर्मैलिटी है तो यहाँ पे LHS में मोलर कंडक्टिविटी है, यहाँ पे RHS में मोलैरिटी है तो यहाँ पे RHS में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो आप एक फॉर्मूला याद रख लो, बस ये याद रखना कि हमें उल्टा करना है, ठीक है। जब कंडक्टिविटी पे हम आएंगे तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, Z फैक्टर बस अपनी जगह पर रहेगा, बाकी मोलैरिटी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो LHS में आ जाएगी, मतलब थोड़ा क्रॉस जैसा बन जाएगा, ठीक है। ये जो है ऐसा, ठीक है, जैसा देख रहे हैं कि ऐसा कुछ क्रॉस सा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मैलिटी है, यहाँ पे मोलैरिटी है। अब जब कंडक्टिविटी में आएंगे तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इधर आ जाएगा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इधर आ जाएगा, बाकी Z फैक्टर अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। Z फैक्टर = 1, अगर मेरा Z फैक्टर 1 हो जाएगा तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। बट यूनिट्स चेंज, यूनिट्स तो बदल ही जाएंगे क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की इक्विवेलेंट इन्वर्स में होगी और मोलर कंडक्टिविटी की मोल इन्वर्स में होगी। ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आप ज़रूर ट्राई करना सॉल्व करने का, क्योंकि जो भी अभी फॉर्मूले पढ़े हैं उससे आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, मुझे अपनी स्पीड को स्लो करना चाहिए या फास्ट करना चाहिए। सो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।